नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का जीवन भर निर्माण किया है। मैं वनवासी मानव के हृदयों पर शासन करता हूं सन्यासी वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं। शूल भरे कंटक पथ पर ही आजीवन अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का जीवन भर निर्माण किया है। ये पंक्तियां हमारे भारतीय मनीषियों का दिखाया हुआ मार्ग हैं और इसी मार्ग पर चलकर आज विश्व बंधु भारत विश्व मित्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण और बेहतर विश्व निर्माण में लगा हुआ है। जब पूरी दुनिया संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य संकटों से जूझ रही थी, तो ऐसे समय में भारत विश्व में एक दृढ़ आवाज और मैत्रीपूर्ण हाथ बनकर उभरा। जब भूकंप ने शहरों को तहस नहस किया, जब युद्ध ने लाखों लोगों को बेघर किया, जब एक वायरस के कारण पूरी दुनिया सहम गई, ठहर गई, देश अपने हितों के साधने में व्यस्त हो गए, अपनी घरेलू समस्याओं में उलझ गए, तो भारत ने भौगोलिक सीमाएं लांघकर, भारत ने कूटनीतिक सीमाएं लांघकर सबकी मदद की। आज भारत पूरी दुनिया में एक विश्व बंधु स्वरूप में खड़ा है। आज भारत ने कर्तव्य पथ को चुना है और वो कर्तव्य पथ है बेहतर राष्ट्र का, विश्व का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण। कर्तव्यों का निर्वहन करने में जब अंतर्राष्ट्रीय समाज अनुमति या राजनीतिक हितों का इंतजार करता है, तो भारत ने तुरंत मानवीय सहायता भेजी। चाहे युद्ध का क्षेत्र हो या हवाई मार्ग से सहायता पहुंचानी हो, चाहे भूकंप की स्थिति हो या महामारी की स्थिति, वैक्सीन कूटनीति हो या दूर दराज के इलाकों में खोज और राहत बचाव अभियान, भारत ने साबित किया कि वैश्विक नेतृत्व धन या शस्त्रों का सवाल नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति और मानवता की परीक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भौगोलिक इकाई के रूप से कहीं आगे बढ़कर कठिन समय में आशा और एकजुटता का प्रतीक बना है भारत, जो सीमाओं से परे जाकर मानवता को सेवा करता है, मानव को जोड़ने का कार्य करता है। कैसे रहा ये गुजरा हुआ साल, कैसे वैश्विक स्तर पर भारत की रही नई सशक्त अभिव्यक्ति, इसी पर हम चर्चा करेंगे और दिखाएंगे, जानेंगे अपने विशेषज्ञों की राय भी। साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर पहले से ज्यादा सशक्त हुआ है। नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के तहत भारत पूरी दुनिया के सामने अपने राष्ट्रीय हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अडिग रहा है। पूरी दुनिया को बेहतर बनाने के वैश्विक प्रयासों में भी भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत ने दुनिया के सामने चट्टान की तरह खड़े रहकर अपने हितों का संरक्षण किया है और भारत की 8% से ज्यादा की ऐतिहासिक विकास दर पूरी दुनिया को चकित करती है। कई देशों के साथ FTA जैसे समझौतों से भारत ने मुक्त अर्थव्यवस्था के साथ ही न्याय संगत व्यापार की अपनी नीति की भी अभिव्यक्ति की है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था दुनिया को चकित करती है, तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में विश्व के देशों का समर्थन भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का वैश्विक समर्थन का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 देशों से मिले शीर्ष सम्मान दुनिया में उनके बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। साथ ही वैश्विक कूटनीति में और विश्व नेताओं में द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की जाना भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करता है। आर्थिक अस्थिरता, भू राजनीतिक तनाव और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनकी ओर पूरी दुनिया ने उम्मीद और सम्मान से देखा। साल 2025 में पीएम मोदी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। साल 2025 में वैश्विक व्यापार संकट के बीच जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, तब कई देश झुकते नजर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं झुके। भारतीय किसानों और छोटे उद्योगों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया। नेशन फर्स्ट की इस नीति ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब दबाव में फैसले लेने वाला देश नहीं है। United States, led by President Trump, imposed extremely restrictive tariffs for our agriculture products. It is Prime Minister Modi's, I would say, a great commitment for the nation
that he could insulate, remained firm, assertive, and at the same time opened up new windows for India's trade and associated investment that is now flowing in through multiple FTAs. सभी अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए भारत ने 2025 में 8.2% जीडीपी ग्रोथ दर्ज की। जीएसटी सुधार, 4 श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन और बड़े पैमाने पर डीरेगुलेशन, इन फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी। दुनिया ने भारत को एक उभरती नहीं बल्कि नेतृत्व करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा। अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार आतंकी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। साथ ही सिंधु जल संधि को निलंबित कर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सबसे अहम बात, दुनिया के किसी बड़े देश ने भारत के इस कदम पर आपत्ति नहीं जताई। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री मोदी को कुल 29 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। यह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। बारबाडोस, मॉरिशस, श्रीलंका, साइप्रस, घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, ब्राजील, नामीबिया और दिसंबर में इथियोपिया और ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों ने पीएम मोदी को विश्व का सर्वाधिक सम्मानित लोकतांत्रिक नेता बना दिया। उनकी जहाँ तक विदेशी नीति का मामला है, जहाँ तक बाहर के मामलों का, हमारे संबंधों का मामला है, उसमें हम कह सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता और उनके प्रति जो प्रशंसा उन्हें दी जाती है, उनको जो इतने सारे पुरस्कार मिले हैं, वो सब इस बात का प्रतीक है कि भारत की छवि बाहर इस समय बहुत उत्तम है। 2025 व्यापारिक कूटनीति का वर्ष रहा। भारत यूके सेटा, भारत ओमान सीपा और यूरोप के विकसित देशों के साथ EFTA समझौता, जिसमें 15 वर्षों में $100 अरब की निवेश की गारंटी को शामिल किया गया। न्यूजीलैंड के साथ FTA और EU, GCC, कनाडा जैसे देशों से उन्नत वार्ताएं भारत को वैश्विक व्यापार का केंद्र बना रही हैं। साल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, नामीबिया और इथियोपिया की संसदों को संबोधित किया। 17 दिसंबर को इथियोपिया की संसद में उनका संबोधन ऐतिहासिक रहा, जहां उन्हें अफ्रीका का सहयात्री कहा गया। अब तक 18 अंतर्राष्ट्रीय संसदीय भाषणों के साथ वे दुनिया में सबसे ज्यादा संसदों को संबोधित करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को अराजकता के दौर में स्थिरता का प्रतीक कहा। गुयाना के राष्ट्रपति ने उन्हें ग्लोबल साउथ की नीति बदलने वाला नेता बताया। पश्चिमी बुद्धिजीवी जगत में भी उत्सुकता बढ़ी, जहां पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन ने उन्हें सबसे रोचक व्यक्तित्वों में से एक कहा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, भारत भाग्यशाली है कि उसे ऐसा नेता मिला। हमें मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री की बहुत प्रशंसा होती है विदेशों में। विदेशों के जो बड़े बड़े नेतागण हैं और साथ ही साथ जो एक हद तक बुद्धिजीवी वर्ग है, कई जगहों पर उनके बारे में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। यहाँ तक कि अगर अब देखा जाए, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी ये कहते हैं कि साहब मोदी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेशर में नहीं आते हैं। साल 2025 में कूटनीति सिर्फ मीटिंग रूम तक सीमित नहीं रही।
राष्ट्रपति पुतिन का पीएम मोदी को अपनी लिमोजिन में आमंत्रित करना, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस का खुद गाड़ी चलाना, इथियोपिया के प्रधानमंत्री का निजी तौर पर स्वागत और ड्राइव के साथ ही भूटान नरेश का हवाई अड्डे पर स्वयं पहुंचना, ये सब दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ नेता नहीं, भरोसेमंद मित्र बन चुके हैं। भारत की जो छवि है दुनिया में, उसको बढ़ाने के लिए एक पर्सनल डिप्लोमेसी का सहारा लिया जा रहा है, एक समिट डिप्लोमेसी के नए रूप का सहारा लिया जा रहा है। आई थिंक हम इसका स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि इसका असर भारत के संबंधों को, दूसरे देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने में इसका एक अपना योगदान रहा है। साल 2025 ने ये साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब केवल भारत के नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ और बदलती विश्व व्यवस्था की एक निर्णायक आवाज हैं। एक ऐसा नेतृत्व जिसकी ओर दुनिया सम्मान और भरोसे से देख रही है। तो किस तरीके से गुजरा वर्ष पूरी वैश्विक विश्व व्यवस्था में भारत के कद को और ज़्यादा स्थापित करता है, किस तरीके से वैश्विक नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और ज़्यादा विस्तारित हुआ है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से विश्व बंधु भारत, विश्व मित्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए आयाम गढ़ रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े, हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर हीरामन तिवारी जी, जो कि जेएनयू से संबद्ध हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी। हमारे साथ जुड़े हैं प्रफुल्ल केतकर जी, एडिटर हैं, ऑर्गेनाइजर के, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हीरामन तिवारी जी, प्रोफेसर साहब आपसे जानना चाहेंगे, हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा है, न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम लोक हितम मम करणीयम। किस तरीके से देखते हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से इतर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लोकहित की जो अवधारणा हमारे मनीषियों ने दी, उसका विस्तारित स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए अपने कार्यक्रम में। आपने बहुत धमाकेदार प्रारंभ किया इस अपने कार्यक्रम का, और जिस कविता के साथ प्रारंभ किया उस समय मुझे स्मरण आ रहा था यजुर्वेद का एक मंत्र, यत्र विश्वम भवति एकनीड़म, जहाँ पे पूरा संसार जो है वो एक घोंसला, एक घर बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में ही नहीं, पिछले 10 वर्षों में जितना प्रयास किया है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक जगत को ऊपर ले जाने, भारत की संस्कृति हो या अन्य देशों की संस्कृति हो, सबका जिस प्रकार से वो सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि जैसा कि आपने अपने पैकेज में बताया कि 18 संसदों को उन्होंने संबोधित किया है अपने जीवन काल में, अपने प्रधानमंत्री के काल में, और 29-30 के आसपास उनको सभी देशों के सम्मान मिले हैं। इसके पीछे एक ही धारणा है जो आपने बताया, कि आपने कहा था कि हम निर्माण करते हैं, तो जिस संबंध का निर्माण करते हैं, विश्व बंधुत्व का निर्माण करते हैं, और वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक आपका अपना कुनबा, अपना घर जो है वो दृढ़ नहीं होगा, प्रबल नहीं होगा, आर्थिक स्थिति प्रबल नहीं होगी। इसलिए विश्व को परिवार तभी बनाया जा सकता है एक घर का, जब आप सशक्त हो और दूसरे की सहायता करने के लिए सक्षम हो, और साथ ही अपने धरातल पर ऐसे खड़े रहें कि जैसे आपने अपनी स्टोरी में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से टैरिफ का एक तरह से युद्ध छेड़ दिया था, उसमें प्रधानमंत्री ने बड़े सहज भाव से और उसको ना मानते हुए भी एक प्रकार से संबंध में, पिछले हफ्ते या कुछ दिन पहले ही अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मोदी बहुत अच्छे मित्र हैं, आई लाइक हिम वेरी मच। ये जो विचार है, इसके पीछे उनका जो दृढ़ निश्चय है कार्य करने का, अहर्निशि चलते रहने का, चरई वेती चरई वेती चरई वेती, जैसे अज्ञे ने कहा था, जो यायावर होता है, जो इधर उधर घूम करके दूसरों की सहायता करता है, वो उसका जीवन सिर्फ गति गति गति, चाहे वो आर्थिक गति हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की गति हो, चाहे वो अपने देश में जो उनका उद्घोष रहा है विकास भी और विरासत भी। विकास के साथ साथ जो भारतीय संस्कृति का जो उद्घोष है, उसको जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कंधों पर उठा करके सारे जगत को दिखाया है, भारत को दिखाया है कि वो उससे पीछे नहीं हटते हैं। यही सब कारण है कि उनकी दृढ़ निष्ठा और उनके कार्य करने की जो क्षमता है, उसने उन्हें विश्व में जो ये ख्याति दिलाई, अपने आप में अतुलनीय नेता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करता है। प्रफुल्ल केतकर जी, जैसा कि प्रोफेसर हीरामन जी कह रहे हैं कि चरय वेद तो मंत्र है अपना, साथ ही साथ
ना दैन्यम न पलायनम, जो अटल जी ने कहा था। अभी 3 महापुरुषों की प्रतिमा का अनावरण लखनऊ में हुआ। किस तरीके से देखते हैं एक दृढ़ अडिग भारत के स्वरूप को, बदले हुए स्वरूप को, 2014 से पहले और आज के भारत के स्वरूप को, जो कि राष्ट्रहित और साथ साथ लोक कल्याण दोनों का समावेशन करते हुए अपने नीतियों पर अडिग है, चाहे वो टैरिफ का मामला हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मामला हो। अश्विनी जी, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला तो बहुत सारे मीडिया में भी आपको भी जानकारी और ल्यूटेंस दिल्ली में भी फॉरेन पॉलिसी उनका सबसे वीक पॉइंट माना जाता था कि इनको एक्सपोजर नहीं है, एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, पहले संसद में नहीं रहे। उन्होंने उनको सबको गलत साबित किया। कोई ऐसा विश्व में कोई भी ऐसा राजनीतिक नेता नहीं है जो 11 साल तक सर्वोच्च पद पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के रूप में रहने के बाद अप्रूवल रेटिंग में दुनिया में सबसे अव्वल स्थान पर हो, वो भी 71% के अप्रूवल के साथ। तो ये अपने आप में दिखाता है, और ये अप्रूवल कोई केवल भारत के लोगों का नहीं है, वैश्विक अप्रूवल दिखाता है। आज अपने 2025 का जायजा लिया तो 29 में से लगभग 14-15 सम्मान तो उनको केवल 2025 में मिले हैं। और उसका महत्वपूर्ण कारण अश्विनी जी मैं जो देखता हूं वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को और भारत की अवधारणाओं को, उसके बारे में वो कभी भी अपोलोजेटिक नहीं रहे। भारत की सोच जैसी है, भारत की अवधारणा जैसी है, उसके साथ वो भारत को लेकर गए। बाकी अभी तक हमारी समस्या ये थी कि हम पश्चिम के पैरामीटर्स पर अपने आप को खरा उतरने का प्रयास करते थे जी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि ये वसुधा एक मार्केट नहीं हो सकती, ये वसुधा एक कोई कम्युनिस्ट महासत्ता का एक शासन नहीं हो सकता, ये परिवार की तरह रहना पड़ेगा, तभी सुख शांति और समृद्धि सबको मिल सकती है। ये भारत की अवधारणा है और भारत की अवधारणा परिवार केंद्रित अवधारणा है। और इस कारण से जैसे परिवार में अलग अलग सोच के अलग अलग तरीके के व्यक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ मूल्यों से जुड़े होते हैं। भारत ने योग दिवस का प्रपोजल रखना, 177 देशों ने उसका अनुमोदन करना और फिर सर्वसहमति से वो पारित होना, ये सारे लक्षण दिखाते हैं कि भारत की अवधारणा पर प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो उन्होंने सारे हाइफनेशन, पैलेस्टाइन और इजराइल का हाइफनेशन हमने निकाल दिया, ईरान और सऊदी अरेबिया का हाइफनेशन हमने निकाल दिया, रशिया और अमेरिका का हाइफनेशन या रशिया और यूक्रेन का हाइफनेशन हमने निकाल दिया। हम सबके साथ फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू ऑल अलाइनमेंट इस फॉरेन पॉलिसी की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। और यही कारण है हम एक तरफ विश्व मित्र भी बन रहे हैं और दूसरी तरफ दक्षिण विश्व के दक्षिण गोलार्ध में जितने भी देश है वो सारे भारत को अपना एक नेतृत्व भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत नेतृत्व करता हुआ देख रहे हैं जी। ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज और साथ ही साथ किसी से समान दूरी नहीं, सबसे समान निकटता, ये पैराडाइम शिफ्ट है। हम चर्चा जारी रखेंगे दोनों विशेष मेहमानों से, लेकिन वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं विश्व मित्र नरेंद्र मोदी और विश्व बंधु भारत के स्वरूप का। किस तरीके से गत 11 वर्ष और पिछला 2025 का साल, गुजरा साल भारत के वैश्विक प्रतिष्ठा को नए सिरे से स्थापित करता। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हीरामन तिवारी जी और साथ ही साथ प्रफुल्ल केतकर जी। प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर इसी वर्ष दुनिया ने देखा। स्पष्ट तरीके से, बहुत प्रिसाइज तरीके से दुनिया ने हमारे संयमित धैर्य को देखा, हमारे सशक्त जवाब को देखा और ये भी देखा कि भारत किसी तरीके के परमाणु ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं। कितना बड़ा संदेश अगर इस दृष्टिकोण से देखें कि भारत अखंड
एकता अखंडता को सुरक्षित तो करेगा ही, लेकिन किसी तरीके के वैश्विक दबाव में नहीं आएगा, यहां तक कि परमाणु युद्ध के भी दबाव में नहीं। बिल्कुल ठीक। अभी आपने सुना प्रफुल्ल जी बोल रहे थे कि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां पे हाइफनेशन रहता है, चाहे वो रशिया यूएस हो, रशिया यूक्रेन अब हो गया है 3-4 साल से, और यूरोप को लेकर के जो समस्याएं थी, पाकिस्तान और भारत को जिस तरह से हाइफन को समाप्त कर दिया है। और आपने उल्लेख किया ऑपरेशन सिंदूर का, जिस दृढ़ निश्चय के साथ प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी बहुत पहले कि टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं होंगे और पानी के साथ रक्त का बहाव नहीं होगा। ये जब उन्होंने घोषणा की थी, हम सबको लग रहा था कुछ न कुछ होने वाला है। और जैसा आपने बताया कि चाहे पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश हो परमाणु हथियारों से, लेकिन उसकी बिना परवाह किए जो लक्ष्य था भारत का कि जो आतंकवादी ठिकाने हैं, जहां से आतंकवादियों को प्रश्रय मिलता है, प्रशिक्षण मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, उनको जिस प्रकार से ध्वस्त किया है। अब चाहे जितना भी झूठ बोले पाकिस्तान, इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन पूरा विश्व, एक भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसने एक प्रकार की निंदा की हो। अधिकांश बिल्कुल तटस्थ रहे और कई देशों ने प्रशंसा की और सहयोग का ऐलान किया। इसलिए लगता है कि उनकी जो दृढ़ निश्चय है, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण आपने बताया कि 8% 2 की जो जीडीपी है अभी इसी साल में, या अन्य तमाम काम किए गए। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सांस्कृतिक स्तर पर, अभी प्रफुल्ल जी ने बोला कि सांस्कृतिक स्तर पर किसी प्रकार की याचना नहीं है कि मुझे लज्जा आती है कि हम ये करते हैं। वो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को एक शॉल की तरह ओढ़ते हैं, और इसीलिए इतने, चाहे वो कॉरिडोर्स हो, महाकाल का हो, बनारस का हो, या सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा जो हमारे पिछले कई शताब्दियों से चला आ रहा था, और कम से कम 1 शताब्दी से तो निश्चय रूप से राम के मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है। एक दृढ़ निश्चयी नेता, और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जिन लोगों ने 2014 में कहा होगा कि जो व्यक्ति एक मुख्यमंत्री था उसको विदेश की नीति के विषय में क्या पता, आज ये देखिए उन्होंने बताया अप्रूवल रेटिंग 11वें 12वें वर्ष में 71% से ऊपर दुनिया में सभी नेता इतने आए और गए। और विशेषतः अंत में ये कहना चाहूंगा कि जो इतना बड़ा अकाल पड़ा था विश्व पर जी कोरोना का, उसके बाद भारत जो है वो झुका नहीं, वो डिगा नहीं और अपने स्थान पर खड़ा रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय इस नेतृत्व को जाता है। आप उसे विश्व बंधुत्व कहें, या उसे आयरन मैन कहें, या उसे एक बहुत प्रभावशाली इंस्पिरेशनल लीडर कहें। प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध कर दिया है पूरे विश्व को। भारत में तो सभी इसके कायल है ही, लेकिन पूरे विश्व को बता दिया। और सभी विश्व के नेता आपने देखा वो उनकी तरफ देखते हैं और सदैव ये कहते हैं कि विश्व का नेतृत्व यदि होना चाहिए उसमें इस प्रकार का व्यक्तित्व होना चाहिए। जी प्रफुल्ल केतकर जी, बहुत लंबी फहरिस्त है कि जब भी आपदा का समय आया, जैसा कि प्रोफेसर हीरामन जी कह रहे हैं, वैक्सीन मैत्री से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा तक, चाहे यमन हो, चाहे सूडान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे तुर्की हो, चाहे नेपाल हो, हर जगह भारत एक मददगार के रूप में खड़ा रहा। कूटनीतिक सीमाएं लाकर, भौगोलिक सीमाएं लाकर, और हर तरीके से दुनिया जो ये बताती थी कि शस्त्र, या फिर दुनिया ये बताती थी कि बारूद, या दुनिया ये बताती थी अर्थतंत्र, ये सहायता के तरीके हैं। भारत ने बताया मानव की सहायता, मानवता की सहायता, प्रधानमंत्री जी ने बताया। अश्विन जी, ये टोटली डिफरेंट अप्रोच है। हमने जब वैक्सीन मैत्री की घोषणा की, वैक्सीन मैत्री की पॉलिसी की घोषणा की, तो बहुत लोगों को, और भारत में भी बहुत लोग ये नहीं समझते हैं कि वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ा युद्ध डब्ल्यूटीओ में चल रहा था, बेसिकली उसके पेटेंट को लेकर। और फाइजर जैसी कंपनियों के लिए अमेरिका जैसे दिग्गज देश डब्ल्यूटीओ में चाह रहे थे कि वैक्सीन जो मिले, किसी को भी मिले पूरे दुनिया में, तो वो पेटेंटेड वैक्सीन ही मिले, ताकि उनको वो खरीदने पड़े और उन कंपनियों को उसका मुनाफा मिले। ऐसे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इन देशों के साथ एक नीति बनाकर वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने का प्रयास किया। और जब तक वो चल रहा था, उसके साथ साथ कुछ देशों को ग्रांट के रूप में, कुछ देशों को ऑलमोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट के रूप में हमने 108 देशों को जी वैक्सीन की सप्लाई की। तो ये जो छोटी छोटी चीजें
जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होती है वो आपको एक मॉरल अथॉरिटी क्रिएट करती है। जी तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आने के बाद बहुत लोगों ने यह प्रश्न किया था कि हम गेहूं क्यों दे रहे हैं, और तो भारत सरकार ने भूमिका ले रही थी कि उस सरकार के साथ हमारे मतलब जिस तरीके से आई वो हो सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारी दुश्मनी वही टर्की के साथ हुआ। श्रीलंका में जिस तरीके का आर्थिक संकट आया था या पानी का संकट आया था, उस समय भारत ने जो भूमिका की, तो मैं मानता हूं कि कुछ लोग व्यापार के भरोसे लोगों को अपनी दोस्ती और अपनी बात कहलवाना चाहते हैं, कुछ लोग कर्जा देकर दूसरों को अपने झांसे में लाना चाहते हैं। भारत अकेला ऐसा देश है जो कहता है कि हम मित्रत्व के आधार पर, समान अधिकारों के आधार पर आपसे चर्चा करेंगे, हमको आपसे इंटरेस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आप भी एक इस वैश्व दुनिया में, इस वैश्विक परिवार में आप भी एक सदस्य हो, हम भी एक सदस्य है, भाई की तरह हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। ये जो मूल दृष्टि है भारतीय संस्कृति की, सभ्यता की, उसको मुझे लगता है विदेश नीति में लाने का एक बहुत सफलतम प्रयास और उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया, और उसी का परिणाम हम हमारी विदेश नीति के यश में देख रहे हैं। जी, निश्चित तौर से लंबी फहरिस्त है, चर्चा बहुत की जा सकती है। चलते चलते हीरामन जी, किस रूप में देखते हैं कि जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं, जो जिनकी अनदेखी की गई थी विदेश नीति में, राजनीति में, सामाजिक नीति में और साथ ही साथ कूटनीति में, वो भी नए सिरे से स्थापित हो रहे हैं और स्थापित हुए हैं। अभी आपने सुना प्रफुल्ल जी को कहा कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति और सभ्यता है, उससे जो प्रसृत हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो व्यवहार है दुनिया के देशों के साथ, आप कुछ भी कहते रहे, हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसलिए अंत में जाते जाते एक बात ये मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कुछ दिनों से ये कहते आ रहे हैं और ये हम सबके मन में अब घर करने लगा है कि जो मैकाओले की जो बुद्धि है, जो मकाओले वाली जो बुद्धि निष्ठा है, उससे जब हम बाहर निकलेंगे तभी तो हम अपनी संस्कृति में झांक पाएंगे, और अपनी संस्कृति में झांक पाएंगे तो इतने उदाहरण मिलेंगे कि हम विश्व के साथ बिना किसी जिसे कहते हैं स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से व्यापार करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं व्यापार करेंगे कि हमारा भी लाभ होगा। विश्व का जहां भी कल्याण हो, विश्व के कल्याण के लिए जो भी आवश्यक है, जितना भी आवश्यक है, जितनी भी क्षमता है, उसके लिए तत्पर रहना, और इस रूप में तत्पर रहना कि हमारी संस्कृति के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो, हमारी संस्कृति का विस्तार हो, सभ्यता का विस्तार हो। इसलिए इस भाव से जब चलते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नीति भी उसी के अंदर गुंठित हो जाती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। पिछला दशक, 10-11 वर्ष इतने महत्वपूर्ण रहे भारत के लिए कि मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति लग रहा होगा, लेकिन 50-60 वर्षों में जिसकी कल्पना की जा रही थी वो हो रहा है, और संभवतः और भी आगे होगा। ये विश्वमित्र इत्यादि अच्छे लगते हैं शब्द, लेकिन जब भारत तक होगा, भारत होगा, भारत की सभ्यता समृद्ध होगी, तब विश्व हमारी ओर देखेगा, और ऑलरेडी देखने लगा है। जी, समयाभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमानों का, प्रफुल्ल केतकर जी, प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी। स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। यही मंत्र है, और चरैवेत्र विश्व बंधु भारत और विश्वमित्र नरेंद्र मोदी का स्वरूप दुनिया देख रही है, और भारत वैश्विक स्तर पर हर एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए और सशक्त रूप से प्रतिवर्ष साल दर साल तैयार हो रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।